हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पवनों की। हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु विज्ञान में पवनें, विंड्स। पवनों में हमने पवनों के जो बल काम करते हैं पवन चलने में, उनकी बात की। हमने यहाँ पर पवनों की जो प्रकार हैं उनकी भी चर्चा की है, जिसमें हम कह सकते हैं माइक्रो पवनें हैं, क्षेत्रीय पवनें हैं, महाद्वीपीय पवनें हैं, ग्लोबल पवनें हैं। उनके प्रकारों की हमने चर्चाएँ कर ली है। फिर हमने जो पवन है उसका वर्गीकरण देखा। उस वर्गीकरण में हमने इन पवनों को 4 भागों में बांटा। एक तो प्रशांत मंडल की जो हवाएं हैं उनको बांटा है, ठीक है। और एक कौन सी है, व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं और ध्रुवीय पवनें। ये 4 पवनें हैं जो कि स्थायी पवन है। 2 प्रकार की पवनें होती हैं, या तो स्थायी होगी या अस्थायी। वायुदा पेटियों के अकॉर्डिंग ये चलती हैं। वायुदा पेटियों के अकॉर्डिंग स्थायी पवनें, और जो ऐसे ही चलने वाली जो पवनें हैं जो इसका कोई स्थायित्व नहीं होता, वो कुछ दिन चलती हैं उसके बाद बंद हो जाती हैं, वो अस्थायी पवनें होती हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कई अस्थायी पवन होती है वो समय के अनुसार चलती हैं, कई अस्थायी पवन होती हैं वो बिना समय के अनुसार ही चल जाती हैं। तो इनकी भी हम चर्चाएं कर लेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं सामने जो वर्गीकरण है स्थायी पवनों का, वहाँ पर हम चर्चाएं किए प्रशांत मंडल की जो पवनें हैं उनकी बात हम कर रहे थे। प्रशांत मंडल में शांत पछुआ जो पवनें हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूर्णन के साथ में जो पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें, फ्लोर महोदय ने उनका जिक्र किया है। जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानसूनी हवाएं आती हैं, जो मानसून आता है उसमें उनका हाथ होता है, यानी मानसून को प्रभावी करने में वो पवनें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो हमने ये चर्चाएं की है। प्रशांत मंडल जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने जो 6 बातें की हवाओं की, वो 3 रूपों में क्रीवी नामक महोदय ने बताई थी। जो कि अफ्रीकी हॉर्न से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है प्रशांत महासागर में, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि विषुवत रेखा के 1/3 भाग पर है। यानी इसका जो क्षेत्र है वो 16,000 किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में माना जाता है। फिर हम बात करें अफ्रीका में भी इस प्रशांत जो हवाएं हैं प्रशांत मंडल वाली, ये हवाएं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हैं, और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम से मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट है वहाँ तक भी इसका क्षेत्र माना जाता है। जो ये क्षेत्र था जिसको हमने ITCZ कहा था, इसका उत्तरी भाग NITCZ और दक्षिणी 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली जो रेखा है वो दक्षिणी सीमा है इसका ITCZ का, जिसको SITCZ बोलते हैं, दक्षिण इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं, यानी साउथ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। इसकी हमने चर्चाएँ कर ली है। ITCZ वाला जो क्षेत्र होता है वो अभिसरण क्षेत्र होता है, जो 2 पवनों का होता है, व्यापारिक पवनों का। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, इनका अभिसरण क्षेत्र माना जाता है। ये चर्चाएं हमने कर ली थी। फिर हमारी दूसरी जो पवन है वो पवन है व्यापारिक पवन। कौन सी है? व्यापारिक पवन, ट्रेंड विंड। ट्रेंड विंड, इनकी चर्चाएं हम करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्यापारिक पवन की। तो व्यापारिक पवन है वो दोनों गोलार्धों में चलती है, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो क्षेत्र है वहाँ से विषुवत रेखा जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ की उस ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। ग्लोब के अंदर हम इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इस ग्लोब की स्थिति में ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री, ठीक है। इस 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य में व्यापारिक पवनें चलती हैं। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवन चलती है, जो कि इस भाग में चलने वाली जो ये व्यापारिक पवन है इसकी दिशा ये होगी और यहाँ पर इसकी दिशा ये होगी, जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण होती हैं। यहाँ पर जो फेरल महोदय था उसने यहाँ पर इन पवनों की दिशा बताई थी कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं। तो यहाँ पर ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। कौन सी पेटी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब का केंद्र यहाँ पर है, हाई प्रेशर यहाँ पर है, और विषुवत रेखा निम्न वायुदाब वाली पेटी ये है। तो लो प्रेशर का केंद्र यहाँ पर है।
और पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये साल भर चलने वाली जो पवनें हैं, ग्लोब के ऊपर साल भर चलती हैं ये पवनें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पवनें चलना चाहती है सीधा, लेकिन पृथ्वी घूर्णन गति और कोरियोलिस प्रभाव के कारण ये अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती है, यानी इसमें विक्षेपण हो जाता है, जिसके कारण ये पवनें हैं इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पवन आगे इधर से रही है उत्तर पूर्व से, यानी यहाँ पे हम देखें तो ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर पूर्व, और जा इधर रही है दक्षिण पश्चिम की ओर, तो इसका नाम क्या हो गया, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और दक्षिणी गोलार्ध में देखो इसकी दिशा ये वाली है, आ तो किधर से रही है, इस दिशा से, और जा रही है इस दिशा में, तो इसका मतलब इस पवन का नाम क्या है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। क्या नाम है इसका, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पवन का नाम क्या है और इस पवन का नाम क्या है। दो गोलार्ध हो गए, एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में इस व्यापारिक पवन का नाम हो गया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट यूँ बात कहेंगे कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, तो आपको वहाँ पे ऐसा समझना है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन का मतलब यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये पवन है, इसकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन से उत्तर पश्चिम वाली ये दिशा होती है, तो उत्तर पश्चिमी व्यापारिक दिशा की ओर जाती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो ये विक्षेपण होता है व्यापारिक पवनों का, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये फेरल के नियम के अनुसार ही होता है। इन दोनों जो व्यापारिक पवनें हैं, दोनों कौन सी व्यापारिक पवनें, एक तो उत्तरी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवन और एक दक्षिणी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवन, दोनों पवनों का जो अभिसरण क्षेत्र होता है, अभिसरण का मतलब एक दूसरे के सामने आके टकराना, ये अभिसरण क्षेत्र होता कहाँ पर है, ये अभिसरण क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में 0 डिग्री विषुवत रेखा वाले पास में। यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये वाला ITCZ वाला, पर ये प्रशांत मंडल की हवाएं हैं। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, ये ITCZ, इसमें ये अभिसरण क्रिया करती हैं। अभिसरण का मतलब एक दूसरे के सामने सामने आके टकराना। तो इस क्षेत्र में ये जो पवनें हैं, ये पवनें 0 डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, इधर से आने वाली ये व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध की, और इधर से दक्षिणी गोलार्ध की ये व्यापारिक पवन आती हैं। दोनों का ये बीच वाला क्षेत्र ये ITCZ वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही ये पवन गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इधर से भी आएगी, ऊपर उठ करके ये पवनें यहाँ पे एक जगह इकट्ठी होकर के और ऊपर वायुमंडल में चली जाएगी, समझ रहे हो बात। ऊपर जा कर के यहाँ पर ये संघनित हो जाएगी, और इसके साथ में समुद्र के ऊपर से चलती हैं ये पवनें, यहाँ पे समुद्र के ऊपर से चलती हैं, तो यहाँ से ये आर्द्रता को धारण कर लेती हैं, और आर्द्रता धारण करके ये पवनें ऊपर जा कर के यहाँ संघनित होकर के यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ रोज़ वर्षा कर देती हैं। तो यहाँ हम अगर ग्लोब के संदर्भ में देखें तो विश्व में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है, ये विषुवतरेखीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी सुबह हवाएं चलती हैं, दोपहर को वो संघनित हो जाती है, और शाम को 2 से 4 बजे के बीच में प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं। यहाँ जो ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, इन पवनों से जो महाद्वीप हैं इनके पूर्वी भागों में तो वर्षा प्राप्त होती है, जबकि पश्चिमी भाग है वो शुष्क होते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं, अगर विश्व का मानचित्र देखें तो इस विश्व के मानचित्र में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो आप गौर से देखना यहाँ पे कि इस क्षेत्र में ये 0 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन आ रही है और इधर से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन आ रही है, समझ गए बात। तो इधर से आने वाली जो ये व्यापारिक पवनें हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, यहाँ से आर्द्रता को धारण करेगी और आर्द्रता को धारण करके इन पूर्वी तटों पर तो टकरा करके वर्षा कर देती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इन तटों पे तो क्या कर देगी, वर्षा। जबकि ये पवन अगर पश्चिम की तरफ पहुँच रही हैं, यहाँ पहुँच रही हैं, तो इनकी जो आर्द्रता है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनमें शुष्कता बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी जो नमी है, आर्द्रता है, वो तो यहाँ वर्षा के रूप में नीचे आ गई, कुछ बची हुई है उसके साथ जा रही है, लेकिन यहाँ पे संघनित नहीं होगी वो, यानी यहाँ पे
अगर संघनित नहीं होगी तो इस क्षेत्र में संतृप्त नहीं होती है तो वर्षा नहीं कर पाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पहुँचते पहुँचते वो अपनी नमी को खो देती हैं और ये पवनें यहाँ पे शुष्क रूप में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन भागों में यहाँ पहुँचते ही ये वर्षा नहीं कर पाती। तो वर्षा नहीं करेगी, इसका मतलब जहाँ वर्षा नहीं होती वो भूमि होती है वो बंजर रहती है, ठीक है। तो वो मरुस्थल का रूप ले लेती है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी शुष्क मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, और 25 डिग्री अक्षांशों के पास पाए जाते हैं। तो 25 डिग्री अक्षांशों के पास में यहाँ पर ये पवनें चलती हैं। 30 डिग्री से स्टार्ट होती हैं तो 25 डिग्री के पास में यहाँ पे हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मरुस्थल जो है वो सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे मरुस्थल है वो कालाहारी का मरुस्थल है जो कि दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में है। तो जितने भी यहाँ से आने वाली पवनें हैं इधर आएंगी तो इस पूर्वी तट पे वर्षा कर देगी, इधर पहुँचेगी तो ये शुष्क हो जाएगी, तो सहारा मरुस्थल का निर्माण कर देती हैं। इधर से आने वाली यहाँ वर्षा कर देगी लेकिन यहाँ पश्चिम में पहुँचेगी तो कालाहारी का मरुस्थल का निर्माण कर देती हैं। तो जितनी भी वर्षाएं हैं आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवन पूर्वी महाद्वीपीय तटों पर तो वर्षा कर देती है, जबकि ये पश्चिम में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है और वहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। और वर्षा नहीं कर पाती इसका मतलब वहाँ 25 डिग्री अक्षांशों के पास में हमेशा मरुस्थल पाए जाते हैं। समझ गए बात? तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे व्यापारिक पवनों के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं ये व्यापारिक पवनें जो हैं यहाँ पर एक परिसंचरण चक्र निर्मित करती है जिसको हम कहते हैं हैडले कोष। ये बात हमने पहले भी कर ली है लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हम हैडले कोष वाली, एक सिंपल वे में हम इसको समझते हैं। जैसे हमने ये बात की थी पहले 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे 30 डिग्री और 35 डिग्री वाली रेखा है, यहाँ पर 60 डिग्री और ये 65 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है। यहाँ पे 85 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये साउथ का दक्षिणी गोलार्ध की बात हो गई। और यहाँ अगर बात करेंगे हम 30 डिग्री और ये 35 डिग्री, इधर की बात करें तो ये वाली 60 डिग्री और ये 65, ठीक है। यहाँ पे 85 डिग्री और इधर 90 डिग्री। ये आ गई नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध की बात, ठीक है, नॉर्थ सदर्न। और ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर हम कहें तो इस भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र है। जब हम अभी बात की है कि व्यापारिक पवनें यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाती है तो ये पवनें इधर से चलना स्टार्ट होगी तो यहाँ से चलेगी तो 5 डिग्री के पास पहुँचते ये ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। इधर से आने वाली जो पवनें हैं वो भी इधर 5 डिग्री पास आएंगी और पास आते ही ऊपर की ओर चली जाएगी। यानी इस क्षेत्र में ये बीच वाला क्षेत्र है इसमें ये प्रवेश नहीं करती, लेकिन यहाँ तो वायु के कण तो है ही है, यहाँ तो है ही, यहाँ वायु के कण होंगे तो वो वायु के कण यहाँ पृथ्वी का जब घूर्णन होगा तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ में वो वायु के कण उसके साथ में चल पड़ते हैं, यानी उनमें मूवमेंट हो जाता है। वो वायु के कण संचलन कर पाते हैं लेकिन वो धीमी गति से होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो ये शांत क्षेत्र माना जाता है जिसको ITCZ हम बोलते हैं। जब ये पवनें ऊपर जाकर के इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, इसके साथ जो नमी थी वो इकट्ठी होकर के संघनित हो जाएगी और यहाँ पे वर्षा कर देती हैं। ये बात हमने कर ली, ठीक है। लेकिन ये पवनें जो है इकट्ठी होकर के अब इसके साथ नीचे तो उतर नहीं सकती, ठीक है, लेकिन वो जाएंगी कहाँ? या तो इस तरफ जाएंगी या इधर जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरफ जाने वाली जो पवनें हैं, यहाँ पे जाने वाली पवनें हैं, यहाँ जो पवनें उच्च वायुदाब वाला केंद्र है इधर से पवनें यहाँ आ गई और इधर भी जाती हैं, ठीक है। तो इस स्थान को खाली कर दिया। अब ये स्थान है, इस स्थान को भरने के लिए ऊपर की वायु होगी वो नीचे उतरेगी, यानी यहाँ वायु आएगी कहाँ से? क्योंकि ये तो उच्च वायुदाब का केंद्र है, यहाँ का जो वायुदाब है ये प्रेशर लग रहा है, वायु है वो फैलेगी, यानी वो फैलेगी तो दोनों तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, दोनों तरफ जाती है वायु। तो दोनों तरफ जाएगी तो अपने स्थान को एक जगह से मानो यहाँ से कोई वायु इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है तो यहाँ पे वायु खत्म हो जाएगी, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। तो उस वायु को भरने के लिए क्या होगा कि ऊपर की वायु होगी वो नीचे उतर जाएगी, ऊपर जो वायु होगी वो नीचे उतरेगी, तो नीचे उतरेगी तो ऊपर का स्थान खाली हो जाएगा। तो इसको भरने के लिए ये वायु है दोनों तरफ फैलेगी, तो इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ। तो इस स्थान को भरने वाले के लिए ये ऊपर वाली ऊपरी वायुमंडल की जो वायु है वो यहाँ पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेगी, ठीक है। तो ये एक संचरण चक्कर बन जाता है, ये एक सेल बन जाता है, ये एक कोष बन जाता है कि ये इस दिशा में चलता रहता है। इसको हम हैडले कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैडले कोष बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, हैडले कोर्स। यहाँ पे हम कहते हैं जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा, यहाँ उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं वो विषुवत रेखा पर पहुँचकर यहाँ पर संतृप्त या सवनीय रूप में, सवनीय का मतलब ये रूप होता है, सवनीय का क्या मतलब होता है, ये जो रूप होता है ऊपर की ओर जाने वाला, इसको सवनीय रूप कहते हैं। ठीक है, सवनीय रूप में ऊपर जाती है और प्रति व्यापारिक पवनों का निर्माण करती है। प्रति व्यापारिक पवनों का निर्माण कैसे करती है आपको बता दिया जाए। प्रति का मतलब जैसे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में ये जो पवन आ रही थी ये वाली, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है। ठीक है, व्यापारिक पवन मानो। अब ये पवन यहाँ आते ही ऊपर जाएगी, ध्यान देना, ये पवन यहाँ आएगी और ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर के दोनों मिलेगी और फिर दोनों तरफ जाएगी। तो इसके सामने यानी इसके बिल्कुल विपरीत, यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत ऊपरी वायुमंडल में इसकी दिशा हो जाएगी। जैसे ही मानो इधर से कोई पवन आ रही है, ये पवन आई ऊपर की ओर गई और फिर ऊपरी वायुमंडल में जाकर के वापस ऐसे चली गई, तो इसका बिल्कुल विपरीत रूप हो जाता है। ध्यान देना, धरातल पर इसकी दिशा ये होगी जबकि ऊपरी वायुमंडल में ऊपर जाकर के वापस इसकी दिशा ये हो जाएगी। समझ रहे हो बात? तो इस दिशा को हम कहेंगे प्रति व्यापारिक पवन। क्या कहेंगे? प्रति व्यापारिक पवन, या यूं कह सकते हैं ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनें, क्योंकि पछुआ की दिशा यही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ना पछुआ पवनें, इनकी दिशा ये होती है, तो हम यूं भी कह सकते हैं ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनें। ठीक है, या यूं कहें प्रति व्यापारिक पवनें। तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी? इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल की पवनों की। जबकि जो दक्षिणी पवन, जो दक्षिण की बात करें या धरातल की बात करें तो धरातल पर इसकी जो दिशा होगी वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, आप इस चीज़ों को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये दिशाओं में भ्रमित नहीं होगे। यानी यूँ कहते हैं हम कि उत्तरी गोलार्ध में, सिंपल वे में कहते हैं कि व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक है, जब वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन से अभिसरण क्रिया करेगी ITCZ में, तो वहाँ पर ऊपर जाकर के उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यानी उत्तर पूर्व से चलने वाली अब दक्षिण पश्चिम से चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊपरी वायुमंडल में इस पवन की दिशा हो जाती है, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऊपरी वायुमंडल की पछुआ पवनें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। यहाँ पर ये पवनें जो होंगी प्रति व्यापारिक पवनें, ये पवनें वापस यहाँ पे जाएंगी। देखो ये तो हो गई दक्षिण पूर्वी व्यापारिक दक्षिण गोलार्ध में है, जैसे ये ऊपर की ओर पहुँचेगी तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, ये दिशा अगर ये होगी, ये प्रति व्यापारिक पवन की है, ये प्रति व्यापारिक पवन की है। ये पवन अवतलित होगी कहाँ पर? इस उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र पर। ये पवन कहाँ उतर रही है? ये इस क्षेत्र में उतर रही है, यानी ऊपर जाकर के प्रति व्यापारिक जो पवनें होती हैं जो कि उच्च वायुदाब का जो केंद्र है वहाँ पर पहुँच करके क्या कर लेगी? अवतलित कर लेगी। यानी नीचे उतरने को अवतलन कहते हैं, ऊपर की ओर जाने को सहनीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सहनीय। यहाँ पे हम बात करेंगे इसका, तो विषुवत रेखा है जो, ये विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है, इस विषुवत क्षेत्र की ओर वापस पुनः और ये चलना स्टार्ट हो जाती है, तो एक परिसंचरण चक्र बना लेती है जिसको हम कहते हैं हैडले कोर्स या हैडले सेल। ठीक है, प्रति जो व्यापारिक पवनें होती हैं इनकी दिशा मैंने आपको बता दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, जो बात है व्यापारिक पवनों की बात हो गई। ठीक है, दूसरी पवन जो होगी वो होगी पछुआ पवनें। इसके बाद में अगली जो पवन है वो पवन कौन सी है? पछुआ पवनें। पछुआ पवनें इस उच्च वायुदाब केंद्र से स्टार्ट होती है और यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है उस तरफ चलना स्टार्ट होती है। ये चलने वाली जो पवनें हैं, इस पवन को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की जो दिशा होगी वो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस पवन की दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं ये वाली पवन है, इसकी दिशा ये है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें ये तो व्यापारिक हो गई, और यहाँ से चलने वाली जो पवन है इस पवन को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। ठीक है, ये पवनें इस उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब का केंद्र है यहाँ पहुँच करके एक स्तंभ के रूप में ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊपर की ओर क्यों उठती है? क्योंकि इधर से ध्रुवीय जो पवन है, ये पवन भी इधर आती है
दोनों पवनें आकर के मिलेंगी और मिलकर के ऊपर की ओर उठ जाएंगी और एक स्तंभ के रूप में ऊपर उठ जाती हैं, जो कि शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है। पछुआ पवन शीतोष्ण कटिबंध में चलती है और ध्रुवीय पवन शीत कटिबंध में चलती है, जबकि व्यापारिक पवन उष्ण कटिबंध में चलती है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये पछुआ पवनें हैं, यहाँ पहुँचते ही ये ऊपर की ओर स्तंभ नुमा रूप अपना धारण कर लेगी और यहाँ पहुँच के इकट्ठी होगी और यहाँ से फिर दोनों तरफ फैल जाएगी। इधर वाली पवन इस उच्च वायुदाब के केंद्र पर उतर जाएगी और इधर वाली जो पवन है ये ध्रुवीय क्षेत्र में नीचे की ओर उतर जाएगी। तो यहाँ भी एक सेल का निर्माण होता है। इस सेल को यहाँ पे कहते हैं फेरल सेल। क्या कहते हैं इसको? फेरल सेल। और यहाँ पर ये जो सेल बनता है इसको बोलते हैं ध्रुवीय सेल या ध्रुवीय कोष बोलते हैं, जिसको हम बात करते हैं। सूर्य की जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति हम जब देखते हैं तो पछुआ पवनें हैं, उनका जो क्षेत्र होगा वो परिवर्तित होता है। वो परिवर्तित क्यों होता है? क्योंकि उत्तरायण के समय सभी पेटियाँ 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, इसलिए उनका भी खिसकाव उत्तर की ओर हो जाता है। ये परिवर्तन हम देखें तो उत्तर भारत में शीतकाल में जो मावट होती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ गए बात? पछुआ पवनों वाला वो भारत में जो शीतकालीन जो वर्षा अभी हो रही है हाल ही में, वो मावट वाली वर्षा इसके उत्तरायण होने की या दक्षिणायन होने की स्थिति में ही होती है। इसको आप ध्यान में रखना। एक बार हम इसकी चर्चा कर लेते हैं विश्व के मानचित्र में कि इसका प्रभाव अपने भारत पर कैसे पड़ता है। इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हम कहें कि ये विश्व का मानचित्र है, इसमें एक मिनट, इसको आप ऐसे समझो। ये भारत वाली स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये भारत अगर पूरा बना लेते हैं इसको एक बार, देखिए ये भारत वाली स्थिति है। इस भारत वाली स्थिति में देखें तो भारत के यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है, ये वाली, ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये बात है। यहाँ पे जो अपना उत्तर वाला पॉइंट है ये वाला 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे अगर 37 डिग्री की बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो कटिबंध है इस क्षेत्र से तो यहाँ पे जो पवन चलती हैं 30 डिग्री के पास से, ये पवनें कौन सी चलती हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती हैं। और यहाँ से जो पवनें चलती हैं वो इधर चली जाती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो पवनें चलती हैं वो पछुआ पवनें हैं, इधर जाती हैं। ये तो समझ रहे हो बात? यहाँ पर ये पवनें ऊपर की ओर चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। लेकिन ध्यान देना, जब ये वायुदाब की पेटियाँ दक्षिणायन जब समय होता है तो सभी वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। सभी पेटियाँ किधर खिसक जाएंगी? दक्षिण की ओर। जब दक्षिण की ओर वायुदाब पेटियाँ खिसक जाती हैं तो ये जो 30 डिग्री वाली जो पेटी थी वो यहाँ 25 से 30 के बीच में आ जाएगी, यानी भारत के इस भाग तक आ जाएगी। इस भाग तक 25 से 30 वाली आ जाएगी। तो अब पछुआ पवना यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। पछुआ पवने, ये पवनी यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो बात? इस भाग से चलना स्टार्ट हो जाएगी और ये वायुदाब पेटियाँ नीचे की ओर खिसक जाती है दक्षिणायन के समय। अब देखो यहाँ पे जब अपना इस टाइम की बात करते हैं तो वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकती हैं, तो अपने भारत में इस क्षेत्र में जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से पवनें चलेंगी, वो तो यहाँ भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं शीतकाल के समय। और जबकि यहाँ पर जो पवनें चलती हैं वो इस तरफ से चलने वाली जो पवनें हैं ये इस भूमध्य सागर से अपनी आर्द्रता को लेती हैं, आर्द्रता ले लेती हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में कैस्पियन काला सागर, कैस्पियन सागर है और यहाँ पे एक फारस की खाड़ी है। यहाँ पे जो सागर है, नदियाँ हैं, यहाँ से इनको आर्द्रता मिल जाती हैं। और इन पश्चिमी विक्षोभ जो बोलते हैं, चक्रवात जो बोलते हैं, वो बवंडर बोलते हैं, वो यहाँ पे अगर इन पवनों में यहाँ पे अगर चक्रवाती स्थिति बन जाती है, ध्यान देना, यहाँ इस भूमध्य सागर में चक्रवाती स्थिति बनेगी तो वो उसके साथ में जो वायु होगी, चक्रवाती जो वायु होगी, उस वायु के कारण वहाँ पर जो नमी है वो उस चक्रवात के साथ में मिल जाएगी वाष्पीकृत होकर के, यानी उसके अंदर वो आर्द्रता मिल जाएगी। और वो चक्रवाती जो हवाएं हैं वो इस नमी को ला करके पूर्व की तरफ लेके आएंगी, पूर्व की तरफ लेके आएंगी। तो भारत का यहाँ ये जो क्षेत्र है ये हिमालय वाला क्षेत्र है। भारत के यहाँ पे क्या है? हिमालय है, जिसकी ऊंचाई अधिक है।
यहाँ पे ऊंचाई होने के कारण, हिमालय की अधिक ऊंचाई होने के कारण ये जो पवनें हैं इस पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती हैं। यहाँ पे जो हिमालय वाला भाग है इससे टकराएगी और टकरा करके वो पवने के साथ में जो नमी आएगी वो संघनित हो जाती है और संघनित होकर के यहाँ पे क्या कर देती हैं, वर्षा कर देते हैं। जो कहाँ पर करती हैं, हम उत्तरी राजस्थान की बात कर सकते हैं, पंजाब हरियाणा की बात कर सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसकी बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवाती जो हवाएं आई थी ये भूमध्य सागर से नमी लेकर के आई थी जो कि यहाँ आकर के वर्षा कर देती हैं। तो भारत में इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है जिसको हम शीतकालीन वर्षा बोलते हैं या मावठ बोलते हैं, वो मावठ अभी दिसंबर और जनवरी का जो टाइम होता है उस मावठ की स्थिति होती है। तो अब जो वर्षा होगी शीतकाल में वो मावठ की ही वर्षा होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं जो कि किसके कारण हुई, पछुआ पवनों के कारण हुई। यानी इधर से आने वाली जो ये वेस्टर्नली पवनें हैं जिसको हम पछुआ पवन बोलते हैं, इनके कारण यहाँ की नमी को, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ की नमी को ला करके और इन जो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय वाले जिसके अंदर जो राज्य हैं भारत के, उन क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा को कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये शीतकालीन वर्षा को प्राप्त करने में यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर हम बात करें जो ध्रुवीय कोष है, वो कोष फेरल कोष जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे इस कोष के द्वारा और इस कोष के द्वारा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसका निर्माण होता है, जो भरपूर चक्रवातीय वर्षा लेकर के आती है। यहाँ पे क्यों आती हैं, इधर से भी ये पवनें आती हैं और इधर से जो पवनें नमी लेकर के आती हैं वो यहाँ पर लेकर के इस क्षेत्र में चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न कर देती हैं और हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और यहाँ पे संघनित होकर के हवाएं ठंडी होकर के यहाँ पे क्या कर देगी, चक्रवातीय वर्षा कर देती है, जिसको क्या कहेंगे हम, शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें जो मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो मकर रेखा के जो रेखा है उसके आगे हम अगर उच्च अक्षांशों की बात करते हैं जो 30 डिग्री है, 35 डिग्री के बाद की बात करते हैं, तो उच्च अक्षांशों में जो ये खुला सागर जो है, लगातार सागरीय स्थिति है, वहाँ पे अगर स्थलीय क्षेत्र को देखें तो वो कम है। मकर रेखा के बाद में दक्षिणी गोलार्ध में सागर ही सागर है। इसके कारण हम कह सकते हैं जो पछुआ पवन है वो निरंतर यहाँ पे अति वेग से चलती रहती हैं, यानी उसकी गति वो तेज होती है। पवन है उसकी गति धीमी क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर स्थलीय भाग हो जाएगा या महाद्वीपीय जो क्षेत्र होगा वो इस पवन को टकराव के रूप में उसके घर्षण के कारण उसको धीमा कर देगा। तो हम कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में तो ऐसी कोई स्थलीय स्थिति है ही नहीं, तो वहाँ पर ये पछुआ पवनें जो होती हैं इनकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में इनको कई नामों से जाना जाता है पछुआ पवनों को। तो पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में नाम है 40 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उस वहाँ पर इस पछुआ पवन का नाम क्या है, गरजता चालीसा। क्या नाम है, गरजता चालीसा। 50 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा है, वहाँ पर इसको यहाँ कहेंगे भयंकर 50। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ पवनों को क्या कहेंगे, यहाँ पे चीखता 60। समझ गए बात, 3 नामों से जानते हैं इस पछुआ पवन को, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज़ हो जाती है कि उसकी आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। आपको ध्यान से सुनने पर आपको हवा की इतनी तेज़ आवाज़ सुनेगी कि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी आवाज़ को यहाँ पे अलग अलग नामों से पहचाना जाने लगा है। क्योंकि ये पवन चलती कहाँ से, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो 40 डिग्री के पास में दक्षिणी गोलार्ध में इसको गरजता 40 का, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में इसको भयंकर 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसको चीखता 60 कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी पछुआ पवन की। फिर बात करते हैं हम ध्रुवीय पवन की। ध्रुवीय जो पवन है ये उप ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसकी ओर आती हैं और दाब के कारण दाब प्रवणता बनती है, यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब है, जिसके कारण ये पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर आती हैं और यहाँ पे इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं। यहाँ पर कोरियोलिस का प्रभाव इतना तेज हो जाता है, इतना अधिक होता है, जिसके कारण ये पवनें हैं वो पूर्व दिशा से ही चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको पूर्वैया पवन भी कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में केंद्र अपसारी बल ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ऊपर आने वाला जो पृथ्वी है इसके ऊपर यहाँ पे कोई पवन उतर रही है तो वो पवन दोनों तरफ यहाँ पे फैलेगी, यानी ये अर्य रूप है, केंद्र से बाहर की ओर जाना, इसको अर्य रूप बोलते हैं, अपसारी बल बोलते हैं।
इस बल का यहाँ पे ज़्यादा अधिक दबाव लगता है, जिसके कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब का केंद्र है यहाँ पर ये पवनें पहुँचती हैं और ऊपर उठती हैं, और जो पछुआ पवनें होती हैं उनके साथ में मिलकर के यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर इन पवनों के कारण भी यहाँ एक शैल या कोष का निर्माण होता है, जिसको हम ध्रुवीय कोष बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हम इन पवनों के मध्य जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इनका फैलाव, मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है यहाँ पर इन पवनों का, ठंडी पवनें यहाँ पे फैलाव हो जाता है शीतकाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ध्रुवीय पवनें। इन पवनों की दिशा भी व्यापारिक पवनों की जैसी हैं। उत्तरी जो पूर्वी व्यापारिक पवन है वो ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, उनकी दिशा ही समान है, तो आप इसको ध्रुवीय पवन के रूप में जान सकते हो। ये आपकी हो गई स्थायी पवनें। स्थायी पवनों में हमने क्या पढ़ा, परिप्रशांत जो क्षेत्र है, इस परिप्रशांत क्षेत्र वाले मंडल में जो हवाएं हैं उनकी चर्चा की हमने। यहाँ पे बात की व्यापारिक पवनों की, यहाँ बात की हमने पछुआ पवनों की, यहाँ बात की हमने ध्रुवीय पवनों की। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।